अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब शेख शरीफ जो बोरा बंडे के माइनॉरिटी लीडर हैं और बीआरएस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से के चंद्रशेखर राव और बीआरएस पार्टी अवाम के दरमियान रही और स्कीमात को लेकर अवाम के दरमियान आई और अवाम को सहूलत पहुंचाई और ज़्यादा मज़ीद स्कीमात लेकर आएगी, और इस तरह से आने वाले टाइम में बीआरएस पार्टी ही हुकूमत बनाएगी, क्योंकि डबल बेडरूम, शादी मुबारक, ऐसे कई स्कीमात हैं। हाँ, ये मानते हैं वो कि माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है कुछ लीडरों की जानिब से, कुछ ज़िम्मेदारों की जानिब से, लेकिन वो खामियों को भी पूरी करेंगे। क्या ये सारा माजरा? आइए हम सुनते और समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम जनाब शेख शरीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है आप एक अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो को आए हैं। सवाल ये है जनाब शरीफ साहब, जो अब इलेक्शन में नोटिफिकेशन कल आ चुका है, इलेक्शन कोड लग चुका है, अब यहाँ से जो है सियासी गर्मियाँ शुरू होंगी, हर पार्टी अपने अपने वादों को, अपने चीज़ों को लेकर आवाम के दरमियान जाएगी। तो आपसे सवाल है कि आने वाले जो 2018 का जो इलेक्शन था तब तो कांग्रेस की खत्म थी, लेकिन ये 1-1.5 साल से जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस हुकूमत, कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा जो है मजबूत हो चुकी है तेलंगाना में। इम्कान ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस आने वाले वक्त में ये इलेक्शन में 2023 में तेलंगाना में हुकूमत बनाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या बीआरएस पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुकी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है अवाम में कांग्रेस की मकबूलियत बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में कांग्रेस हुकूमत बनाएगी? आपको क्या लगता है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे क्राइम टुडे चीफ एडिटर रहमत भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। रहमत भाई का सवाल जो है कि कांग्रेस उभर रही है आज, इसकी वजह क्या है, बीआरएस कमज़ोर हो रही क्या? मैं तो ये बोल रहा हूँ, कांग्रेस कभी भी इलेक्शन का एक मोमेंट आया तो वो टाइम पे ऐसी बातें चलना कॉमन है। हाँ, इसकी वजह क्या है मेन बोले तो कर्नाटक में जो आज हुकूमत कांग्रेस बनाई उसकी वजह से एक तेलंगाना के अवाम में भी अपोजिशन तो हमेशा बोलते रहती, तो वही अपोजिशन ये बोली कि कांग्रेस स्ट्रांग हुई, बीआरएस कमज़ोर हो रही, हुकूमत कांग्रेस बनेगी बोल रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस कोरोना का जब वक्त था, अवाम तेलंगाना की परेशान थी, बल्कि दुनिया भर की अवाम परेशान थी, देश भर की अवाम परेशान थी। देश का तो नहीं बोलूँगा, स्टेट लेवल में और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की ही बात करूँगा मैं। उस टाइम पे कांग्रेस का कोई लीडर नहीं दिखा। वो टाइम पे मैं भी कांग्रेस में था। मैं मेरे अपने पैसे और मेरे दोस्तों के पैसे, मेरे चाहने वालों के पैसे डाल के शुरुआत राशन बांटने की जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी बोराबंडा डिवीज़न में भाई मेरे साथियाँ करे। उस टाइम पे फिर ये लोग कांग्रेस वाले कहाँ गए थे जब टीआरएस ही बांटी, जितनी भी बांटी बीआरएस ही बांटी। फिर वो टाइम पे अवाम सोची नहीं, और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, एमएलए कॉन्टेस्ट करके जीते फिर हारे, वो लोग तो पते को नहीं दिखे, कहीं भी नहीं दिखे। इंसान का जब बुरा वक्त आया था, कोरोना ले लो, जैसे कि उसके बाद भी कई सारे गलियों में बहुत सारे काम बाकी थे और आवाम उनसे मिलना चाह रही थी, अपने दुख दर्द सुनाना चाह रही थी। वो टाइम पे कोई भी कांग्रेस का लीडर सामने नहीं आया। आज एक कर्नाटक में जीतने से तेलंगाना में भी फिर कांग्रेस आती बोल के जो अपोजिशन बोल रहे हैं, सारा गलत बात है ये। वो कर्नाटक का एक अलग रुझान था, वो आ गई, तेलंगाना में वो रुझान नहीं है। अगर बीआरएस कर्नाटक में भी होती तो वहाँ कांग्रेस नहीं आती, बीआरएस ही आती, क्योंकि बीआरएस के अनगिनत स्कीमात है जो आवाम फ़ायदा उठाई। बराबर आवाम बीआरएस के साथ है और बीआरएस की हुकूमत आवाम बनाने में मदद करेगी वोटिंग करके। जिस तरह से आप स्कीमात की बात कर रहे हैं, तो इस बार कांग्रेस जो है 5-6 गारंटीज के साथ आ रही है, बड़े बड़े स्कीमात लेके आ रही है। जिस तरह से के चंद्रशेखर राव भी स्कीमात लगाए थे और शादी मुबारक और दूसरे कोई स्कीमात के अलावा जो है माइनॉरिटीज़ को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा है। केसीआर की और बीआरएस पार्टी की जो स्कीमात है उसको लेकर आप क्या समझते हैं, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है लगातार हर आदमी के लिए, हर मजहब के लिए, हर मजहब के आदमी के लिए जो है वो 5-6 गारंटीज लेके स्कीमात लेके आ रही है, तो इसका कोई असर नहीं हुआ? साथ में इलेक्शन आता तो इसी तरीके से मैनिफेस्टो
हर पार्टी तैयार करती है, हर पार्टी का हक है वो। ये तो खाली बोलने वाली पार्टी है, कांग्रेस अमल में लाने वाली नहीं है। बीआरएस जो बोलती वो करती। मिसाल के तौर पे आज इरिगेशन का जो स्कीम आया देहात में, आज इरिगेशन की वजह से आज हमारे फसल खेत लहरा रहे हैं, हरे भरे हैं। तो इसकी वजह स्कीम का बीआरएस की स्कीम, केसीआर साहब की स्कीम ही है। क्या इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को फ़ायदा नहीं हो रहा? गांव-गांव में आज देहातों में सड़कें बहुत सारी अच्छी है, गली गली में सड़कें गिरी, और बिजली इतनी किल्लत होती थी, सिंगल फेस होता था। आज देहात, छोटे से छोटे देहात में भी बिजली 24 घंटे रह रही। साथ ही साथ पीने के पानी की इतनी किल्लत थी, आप भी समझता हूँ, मैं बचपन में गांव गए होंगे, पीने का पानी दूर दूर से लाना पड़ता था। आज पीने के पानी का घर में नल आया, वहाँ पर हर घर में नल है। पीने के लिए चाय नहीं मिलती थी गांव में। 15 साल अगर कांग्रेस के दौर में हम जाते थे, घर को जाना बोले तो स्टेशन से उतर के बैलमंडी में जाना पड़ता था। आज हर गांव में पानी, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को नहीं मिल रहा? क्या सड़कें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को इस्तेमाल में नहीं आ रही? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। और ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज़ आज जितनी बड़ी, ऑटो ले लो या प्राइवेट ही होंगी, लेकिन आज ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज़ रोड अच्छी होने से हुई। आज गांव तक जो है ना, हर गांव में कार नज़र आ रही है आपको। एक ज़माने में साइकिल किराए को लेके जाना पड़ता था। बीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद हर गांव में आपको पिलर्स के कंस्ट्रक्शन हो रहे। हर गांव में 100 घर अगर है तो 20 घरों में तो कम से कम कारें हैं। इतना डेवलपमेंट हुआ, तो ये डेवलपमेंट का फ़ायदा क्या खाली हिंदू को ही जा रहा? पूछ रहा हूँ मैं। क्या सिख ईसाई को नहीं जा रहा? मुस्लिम को नहीं जा रहा? सबको जा रहा है। तो ये एक हमारे ऊपर, बीआरएस के ऊपर एक तोहमत लगाने की अपोजिशन की साजिश है। जिस तरह से आंदोलन की बात की है, केसीआर की जुबान पर जो है माइनॉरिटीज रहती है, लेकिन दिन में जो है माइनॉरिटीज के लिए कुछ नहीं करते। ऐसे में माइनॉरिटी लोन के बारे में किया गया, लेकिन माइनॉरिटीज लोन जो है कई मजबूर मजलूम लोगों को नहीं मिला, और सिर्फ वादे किए गए, दावे किए गए, लेकिन माइनॉरिटीज लोन का बहुत बड़ा घोटाला अगर स्कैम होगा तो बहुत बड़ा, तेलंगाना की तारीख में ये बहुत बड़ा स्कैम होगा, ऐसा लोगों का कहना है। पब्लिक को कई जो है रूल्स नहीं मिले, वादे तो किए गए। इसको आपकी तरफ से, जहाँ पर दलित बंधु को जो है 10 लाख रुपये फंड डाले गए, वहाँ पर माइनॉरिटीज के ताल्लुक से जो है कुछ नहीं किया गया। सिर्फ बोलते हैं लेकिन करते नहीं। इसको आप क्या समझते हैं? देखिए साहब, ठीक है, इस हद तक तो बात आपका जो सवाल है, 10 लाख जब दलित को दिए तो मुस्लिम को भी इसमें देना चाहिए था। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर ये सीलिंग सिस्टम रहता तो ज़रा स्कीम का ज़्यादा फ़ायदा ज़्यादा लोग उठाते थे। इसमें सीलिंग सिस्टम नहीं हो के कहीं ना कहीं ये थोड़ा नुकसान देते वैसा नज़र आ रहा। और माइनॉरिटी को भी लोन्स जो पेंडिंग रहे, तो इसमें कहीं ना कहीं बीआरएस गवर्नमेंट में माइनॉरिटी की जितनी क़ियादत है कमज़ोर है। इसकी वजह यह है कि हमारे माइनॉरिटी लीडर्स इसके लिए आवाज़ बुलंद नहीं करें, इसके लिए केसीआर साहब तक जाके कोई डिमांड नहीं करे। इस वजह से जो है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नाराज़गी है माइनॉरिटी की, मानता हूँ। लेकिन डबल बेडरूम्स की जो स्कीम है, इसमें देखिए आप, माइनॉरिटीज़ को अच्छा फ़ायदा हुआ है। और साथ ही साथ अगर ये स्कीम, एक दो स्कीम, ये स्कीम को बाजू रखते हैं तो नज़रअंदाज करते हैं, तो बाकी स्कीमों में डेवलपमेंट में ले लो या पेंशन में ले लो, शादी मुबारक ले लो। शादी मुबारक आज हर मुसलमान के फ़ायदे में आ रहा है। अभी एसी फंक्शन हॉल्स हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बना रहे, तो इसकी सोच भी यही है कि कहीं ना कहीं गरीब पे शादी का बोझ कम हो। तो ये हिसाब से सीधा सीधा शादी मुबारक में 1,16,000 रुपये ये आ रहे। और फंक्शन हॉल बिल्कुल फ्री देने का प्रपोज़ल हुकूमत का है, तो वो भी एक, आजकल फंक्शन हॉल लेने गए तो कम से कम 50,000 के नीचे नहीं है। अगर जब जो बन रहा उस हिसाब का फंक्शन हॉल लेने गए तो 1.5-2 लाख रुपए है। तो हुकूमत की कोशिश यही है कि जितना भी गरीब तबका है उसको कम से कम खर्चे में का फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोशिश करिए। और सबको लेके चलने वाली बीआरएस गवर्नमेंट है, आगे भी चलेंगी। और माइनॉरिटीज़ के लिए भी बहुत फ़िक्र हुकूमत को है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह माइनॉरिटी को बराबर हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये बोल रहा हूँ, माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं हुई। एजुकेशन का देख लीजिए, आज माइनॉरिटी रेसिडेंस स्कूल है, उसमें कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही। और
उसमें फ़िज़ा भी कितनी अच्छी दे रहे हैं। अभी तो जो है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी दे रहे हैं, सुबह का नाश्ता भी दे रहे हैं। तो ये माइनॉरिटी को नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है साहब। माइनॉरिटी की क़ियादत सही नहीं हो रही, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। माइनॉरिटी का फॉल्ट है, माइनॉरिटी के क़ियादत का कहीं ना कहीं नाकामियाँ आई हैं। जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहलाए जा रहे हैं कि BRS पार्टी और AIMI, ये दोनों रिजर्व होकर आके ये दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बी टीम का काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी हाल ही में आपके बयान देते हैं कि KCR मेरे पास आएंगे, यानी KCR के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिए। तो कई सियासतदानों का और कई लोगों का, दानिशमंदों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी को जो इस्तेमाल किया गया और तेलंगाना में कि वो जो है असेंबली इलेक्शन में इस तरह से उनके खिलाफ बोला जाए KCR को, ताकि आवाम में जो गलत फहमियाँ, जो गलत बातें हो रही है BRS पार्टी जो है बीजेपी से मिली है, वो और ज़्यादा ना फैले और उनको फ़ायदा हो। इसके बाद से फिर जो MP इलेक्शन है लोकसभा, वो MP इलेक्शन में जो है भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे KCR जो है सपोर्ट करें, ये इल्ज़ाम लग रहा है। इसको आप कितना सही समझते हैं? देखिए हमारे रहमत भाई, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि हमारे PM मोदी हैदराबाद आकर जो स्पीच दिए हैं, क्या एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए, देश का प्रधानमंत्री होते हुए ऐसी बातें उनको शोभा देती क्या? ऐसी बातें उन पे सचती है क्या? जैसे कि गली कूचे के जो छोटे बच्चे खेल लेते ना, खेलते खेलते अरे मेरे को चॉकलेट उन्हें नहीं दिया, उन्हें मेरे को 2 रुपये दे रहा था तो मैं नहीं लिया। ये छोटे बच्चों की बातें हैं। पहली बात, प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्हें इस तरीके की बातें करना ही दुरुस्त नहीं है। आज पूरे देश में रोटी, कपड़ा, मकान और रोज़ी के लिए पूरे देश में इनकी जहाँ जहाँ रियासत बीजेपी रियासतें हैं, वहाँ पर इस चीज़ की बहुत बड़ी तकलीफ़ और किल्लत है। आज देश में तरक्याती कामा और अच्छे से अच्छे स्कीमा कहीं मिल रहे, रोटी, कपड़ा, मकान, रोज़ी, पानी, बिजली भरपूर अगर कहीं मिल रहा है तो वो BRS गवर्नमेंट में तेलंगाना में मिल रहा है। ये चीज़ें बीजेपी वालों को हजम नहीं हो रही, नहीं होते हुए ये एलिगेशंस जानबूझ के लगा रहे। अवाम तेलंगाना की बाशऊर है, वो सब सुनती है। आखिरी में उनका जो फैसला है, सही फैसला लेके सही पार्टी को वोट देती। यही मेरा आपसे कहना है, आवाम से कहना है। साहब, हैदराबाद में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे हैं जिस पर सारे तेलंगाना की नज़र रहती है। एक है नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी, दूसरी है जुबलीस कॉन्स्टिट्यूंसी। आप जुबलीस से ताल्लुक़ रखते हैं तो जुबलीस का सवाल है कि आप जब कांग्रेस पार्टी में थे तो आवाम के दरमियान रहकर आवाम के मसलों को हल करते थे और हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखते थे, पहुँच जाते थे, आवाम के मसलों को हल किया करते थे। आप पर ये इल्ज़ाम है कि आप BRS पार्टी जब से ज्वाइन करें, आवाम के दरमियान तो आप रह रहे हैं लेकिन कामों को नहीं किया जा रहा है। कामों की जाने से जो है कहीं ना कहीं आप जो है लापरवाही कर रहे हैं, इसकी क्या वजह? देखिए साहब, लापरवाही ना कल करे, ना आज करे, ना आने वाले दिनों में करेंगे। हमारा मकसद आवाम की खिदमत है। भले हम कांग्रेस में थे होंगे, आज BRS में होंगे, आने वाले दिनों में अल्लाह आलम जैसा वक्त रहेगा, आवाम जैसा चाहेंगी वैसा हम बराबर करते रहेंगे, उससे ही फैसला लेते रहेंगे। पहले क्या था, मैं अपोजिशन में था, इस हिसाब से जो भी काम कराता था तो फेसबुक पे डालता था, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था, इसलिए आवाम को पता चलता था। आज मैं एक रूलिंग गवर्नमेंट में शामिल होने की वजह से काम जितने भी है करा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट कोई और ले रहे हैं। अब चलता रहता पार्टी में सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी मेरे फ़ोन में दिखाता हूँ मैं कितने कंप्लेंट्स डाला और कितने का सोल्यूशन हुआ, हो रहा और होते रहेगा। मैं अपने आप को कोई लीडर साबित करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं एक आवाम का खिदमत गुजार बन के रहना चाह रहा हूँ और वो खिदमत बढ़ते दम तक बराबर आवाम की करूँगा। और आवाम से भी गुजारिश है, मैं पहले जितना काम कर रहा था उससे ज़्यादा काम हमारे MLA साहब की हिदायत पे करा रहा हूँ। और MLA साहब भी बोले, हमारे मागंटी गोपीनाथ साहब, जितना ज़्यादा हो सकता आवाम के बीच में रहो और आवाम की जो भी कमियां हैं उसे पूरी करो बोल के बोले। और बराबर मैं आवाम की खिदमत करता रहूँगा और आवाम की खिदमत के लिए ही मैं मेरी ज़िंदगी वक्फ करने की कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। क्या आपको नहीं लगता कि आप जो है BRS पार्टी ज्वाइन करें उससे आवाम का नुकसान हो गया? आप एक रूलिंग पार्टी में ज्वाइन हुए, रूलिंग पार्टी में ज्वाइन होने के बाद जो आवाम आपसे जो उम्मीद लगा के बैठी थी
इनके कहीं ना कहीं काम नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं आवाम का तो नुकसान हो ही रहा है। इसको आप कहीं ना कहीं ये नहीं समझते कि वाकई आवाम का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है? नहीं, अवाम का नुकसान किस तरह हो रहा साहब? आज देखिए हमारी जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में माघेटे गोपीनाथ साहब जितने भी स्कीम आते हैं, डबल बेडरूम ले लो या फिर गृह लक्ष्मी ले लो या फिर हेल्थ का ले लो, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हर डिवीज़न में बस्ती दवाखाने ज़्यादा से ज़्यादा दल है, स्लम एरिया जितने भी है उसमें ख़ास करके ज़्यादा दल है। और बोराबंडा डिवीज़न में 2 एम्बुलेंस दिए रिसेंटली, और बोराबंडे में 100 फीट रोड सैंक्शन कराए, एक साइड से चालू भी हो गई हो। और साथ ही साथ आज रहमत नगर, बोराबंडा, एरागड्डा डिवीज़न में जो फंक्शन हॉल्स बन रहे हैं, अगर वो प्राइवेट फंक्शन हॉल होता तो कम से कम एक फंक्शन के 2 से 2.5 लाख रुपए किराया होता उसका। आज वो बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। और हमारे एमएलए साहब बोलने वाले नहीं है, करने वाले हैं। थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग कई सालों से था। वो कांग्रेस के ज़माने में किरण कुमार रेड्डी बोराबंडा आकर एक प्रोग्राम किए थे, वो प्रोग्राम में थर्ड पार्टी की फाइल लेके गए, लेकिन आज तक भी उसका फाइल कहाँ लिख जाके रखे पता नहीं है, करे नहीं। तो हमारे एमएलए साहब वादा करे थे, मैं थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो ही फिर मैं वोट मांगने आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा बोले थे। तो थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन का भी करा दिए, साथ ही साथ एम्बुलेंसों का कराए। आज बोराबंडे में जो है ना गरीब तबका बहुत ज़्यादा है, वेरागड्डा, बोराबंडा, रहमत नगर को काम नहीं आते बोल के बस्ती दवाखानों का इनाग्रेशन कराए। अभी हम लोग एक प्रपोजल रखे थे कॉलेज का, सर जूनियर कॉलेज नहीं है, बच्चियाँ बहुत दूर दूर पढ़ने जा रहे हैं इधर। बोले तो ठीक है बोल के एक ज़मीन कहीं है तो बोलो, बोले साहब को बोलते ही जैसे उनकी नज़र में ज़मीन लेके गए वो सर्वे भी कराए, और जूनियर कॉलेज का 3 दिन हुआ है, उसकी भूमि पूजा भी करा चुके, इफ्तिताह कराए। और साथ ही साथ बोराबंडे में पीने के पानी की बहुत सारी किल्लत थी, तो एसपीआर हिल्स में एक रिजर्वायर 11 करोड़ से बन रहा है। इंशाल्लाह जैसे ही वो बनेगा, आज भी पानी की किल्लत नहीं है और ज़्यादा पानी आएगा पूरा रहमत नगर, बोराबंडा। इंशाल्लाह ऐसे तरक्की याफ्ती काम बहुत हो रहे हैं। हाँ, कुछ तो काम कितना भी करो फिर कुछ काम बचा रहता, तो थोड़ा मोहलत चाहिए, वो भी काम पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम जैसे ही ये काम करा रहे तो फिर कहीं से काम निकलते आ रहा। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में पूरे काम कभी भी एक साथ नहीं होते, आगे पीछे देर दुरुस्त बराबर होते। और बराबर एमएलए साहब की भी हिदायत है, आवाम के बीच में रहो, आवाम की जो भी तकलीफ़ें हैं उसे नज़र में लेके आओ मेरे, मैं बराबर करता हूँ बोल के बोले। हमारे सवाल जुबली हिल्स में अब जो जिस तरह से विष्णुवर्धन को दिया जा रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है कि विष्णुवर्धन जो है कांग्रेस की हाल ही में कुछ दिन तक जो अजहरुद्दीन की बात आ रही थी, मोहम्मद अजहरुद्दीन जो है खड़ी हुई, लेकिन अब ये बातें हो रही है कि विष्णुवर्धन, तो अब गोपीनाथ साहब को कितना टफ हो गया है जुबली हिल्स, विष्णुवर्धन या फिर अजहरुद्दीन, जो भी अगर कैंडिडेट खड़ी होंगे सामने, तो क्या बीआरएस हर हिस्से से कामयाब होगी जुबली हिल्स में अपने पॉलिसियों को, अपने कामों को लेकर, या कहीं ना कहीं जो है शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा? आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हाल ही में जो कांग्रेस अब उभर रही है, कांग्रेस जो मजबूत हो रही है, इसके हिसाब से आपकी टक्कर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से। साहब कांग्रेस वाले बड़े लीडर हैं जो कॉन्टेस्ट का एमएलए थे, वो लोग खुद बीजेपी की तायद करें। पार्टी में रहते हुए एमपी इलेक्शन में बीजेपी को वोट डाला है, और म्यूनसिपल इलेक्शन में कैंडिडेट को भी ये लोग बीजेपी के ठहरा करें, और कांग्रेस का कैंडिडेट भी ठहरा करके वोट जो है बीजेपी कैंडिडेट को डाला है। जब कांग्रेस में खुद ऐसे लोग हैं तो कांग्रेस कहाँ से जीतेंगी साहब? सब में पहले बताइए आप। पैसा भी लगाया बीजेपी के लिए, बीजेपी कैंडिडेट को भी ठहरा करे, साथ ही साथ बीजेपी के लिए वोट डालो बोल के कैनवेसिंग भी करे। एमपी इलेक्शन चल रहा था पिछले इलेक्शन में, साल मेरे को 18 या 19 है, याद नहीं है, तो उसमें कैनवेसिंग चल रही, तो बीजेपी के जो कॉन्टेस्ट कैंडिडेट थे, जैसे उन्होंने ये कैंडिडेट को आवाज़ दिए, नाम लेके सीधा कैंपेनिंग छोड़ दिए, बीजेपी कैंडिडेट के साथ बैठ के निकल गए। तो इस तरह के लोग रहने के बाद कांग्रेस कहाँ से जीतेंगे साहब बताइए? और एक बात, कांग्रेस में जितनी भी स्कीम आए, फ्री स्कीम से लोग नहीं दिए सब, लोन 30% सब्सिडी, 20% सब्सिडी, 40% सब्सिडी पे दिए। जो भी स्कीम आई, या इंदिरा इल्लू ले लो, इंदिरा पथकाल ले लो, जो भी स्कीम आई ले लो, उसमें फ्री नहीं दिए। एक ही एक वाहिद पार्टी है बीआरएस पार्टी, 0 लोन में दिए, 100% सब्सिडी में दिए। जो भी दिए तो माइनॉरिटी लोन दिए होंगे, या डबल बेडरूम दिए होंगे, या फिर दलित बंधु दिए होंगे,
तो हर स्कीम 0 लोन पे दिए, 100% सब्सिडी पे दिए, तो आवाम ये कहीं ना कहीं तो याद रखेंगी ना साहब। और कोई भी काम, कोई भी स्कीम पूरी एक की बार में फुलफिल नहीं होती साहब, इसके लिए वक्त होना पड़ता। कोई भी हुकूमत रहने दो, वक्फे वक्फे से होते रहते। तो उस तरीके से अभी तो बहुत सारे स्कीमात बैलेंस है, इंशाल्लाह हुकूमत जैसे ही आ जाएंगी इसको फौरी अमल में लाएंगी, लाके जो है बीआरएस आवाम की और खिदमत करेंगी। साहब आखिरी सवाल ये है कि क्या बीआरएस पार्टी आज एक सिरे से कामयाब होने जा रही है? क्या जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कामयाबी होगी गोपीनाथ जी? और जिस तरह से ये लगाया जा रहा है कि केसीआर साहब की तबीयत खराब है, केटीआर साहब शायद आने वाले चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्या ये बीआरएस पार्टी को कबूल होगा ये फैसला कि केटीआर उनके चीफ मिनिस्टर? आपने सवाल इसका जवाब। देखिए साहब, जुबली हिल्स में इंशाल्लाह पहले जो मेजॉरिटी से जीते हमारे गोपीनाथ एमएलए साहब, उससे भी ज़्यादा मेजॉरिटी से हम लोग जिताएंगे इंशाल्लाह। रात दिन एक करेंगे, अच्छे से अच्छे मेजॉरिटी दिलाएंगे, दिला के जो है भारी अक्सरियत में जिताएंगे। और आने वाली कैबिनेट में हमारे सदर साहब, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट सदर एमएलए साहब गोपीनाथ साहब मिनिस्टर बन के रहेंगे। ये मैं इंशाल्लाह आपके चैनल से बोल रहा हूँ ना। आने वाले दिनों में फिर शुक्रिया भी आपके चैनल से ही अदा करूँगा आवाम का। बहुत जल्द 2024 जनवरी फरवरी में हमारे गोपीनाथ साहब मिनिस्टर बन के आपके सामने आएंगे। और रही बात दूसरी, केटीआर साहब को अगर सीएम बनाना चाह रहे हैं हमारे केसीआर साहब, तो इसमें बुराई क्या है साहब? देखिए, काबिलात अगर है सीएम बनने की तो आवाम भी इसको कबूल करेंगी और हम आवाम खुशी खुशी इस्तकबाल करेंगी। आज केटीआर साहब एक अमेरिका में जाके पढ़ के आए, एक बहुत सूझबूझ उनकी, बहुत दानिशमंदी की कितनी भी तारीफ़ करो कम है। सबको लेके चलने वाले एक अच्छे सीएम बन के साबित होंगे उन्होंने। अवाम को भी उन पर यही तवक्को है कि केटीआर साहब बोले तो कभी फ़िरका परस्त बात नहीं करते, कभी भी बात करें तो डेवलपमेंट की ही बात करते। तो इंशाल्लाह बराबर आवाम इनको खुशी से गले लगाएंगी और इनको सीएम के रूप में देखना भी चाहेंगी इंशाल्लाह। और जितनी तरक्कियां अब तक हुए केटीआर साहब आने के बाद और इससे दुगनी तिगनी होंगी। और मैनिफेस्टो पे मत जाइए किसके भी, मैनिफेस्टो बहुत सारे पार्टियां बनाते हैं, अमल में नहीं लाते। और ये बीआरएस पार्टी ऐसी है जो बोलती वो 100% करके दिखाती इंशाल्लाह। और भी स्कीमात हमारे मैनिफेस्टो बहुत जल्द आवाम के बीच में आने वाला है। देख लीजिए कितने स्कीमात आएंगे और कितना तेलंगाना आवाम का भला होगा। आवाम खुशी खुशी इनको भारी अक्सरियत से जिताएंगी, फिर वापस सीएम के रूप में केटीआर या केसीआर को देखेंगी। यही मेरा सबसे कहना है। रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी देने वाली कोई अगर हुकूमत है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीआरएस हुकूमत है। देने वाली नहीं, ऑलरेडी दे चुकी है। और भी ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह हमारे तेलंगाना को और शायद पूरी दुनिया में नंबर 1 नंबर 2 पे फिर वापस हमारे केसीआर साहब लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आवाम ऐसी चाहेंगी तो आने वाले दिनों में हमारे हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बीआरएस के ही रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे स्टेटों में मुख्यमंत्री रहेंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी केसीआर रहेंगे। ये मेरी आवाम से गुजारिश है। आप लोग भारी अक्सरियत से बीआरएस को जिताइए और आपके जो ख्वाब है वो पूरी बीआरएस करने वाली है। आपके ख्वाब पूरे करिए। रोटी कपड़ा मकान बिजली आपको वादा करे, दिए और भी देंगे इंशाल्लाह। यही कहते हुए मैं रुखसत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।